तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का फुल फॉर्म। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, तो आशा उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये 150वां वर्ष सरदार पटेल का आज है और पूरे 1 साल तक पूरे देश में उनका 150वां वर्ष बनाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सरदार पटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं। और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन होता है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे तो दीप क्या होता है? दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का फुल फॉर्म। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, तो आशा बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा? तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा। और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। तो ये हो गया हमारे झंडे का पूरा जो समझिए जो रंग किस प्रकार का वो होगा। अब आप आइए कि ये पार्टी जो होगी तो हमारी पार्टी का जो संविधान होगा वो पार्टी का संविधान और पार्टियों के संविधान से कैसे अलग होगा, ये मैं 2-3 बातें इस पर कह देना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी हमारे देश में पार्टियां होती हैं, सबसे पहले उनको भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, देश की एकता, अखंडता, सबको उसमें समाहित करते हुए जो हमारा प्रियम्बुल है संविधान का, उसमें से जितने महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको हम लोगों ने अपने पार्टी के संविधान में शामिल किया है। इसके अलावा आज आप देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के समय आप सब समझ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो अक्षय ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अपने पार्टी को उसमें रखा है। इसके अलावा आगे जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है और बिहार उसमें लीड करेगा। और ये युग जो होगा वो हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स हमारी ऊर्जा का होगा, अक्षय ऊर्जा का, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार में आप जानते हैं कि हमारी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो हमारे जितने तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे लैंड रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, बहुत अच्छा है। एक बात की चर्चा हमेशा लोग करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में खनिज संपदा नहीं। इसके बारे में मैंने पिछले 2.5 वर्षों में एक बार नहीं
कई बार मैंने इसकी चर्चा की, क्योंकि हमारे बिहार के लोगों को लगता है कि चूँकि हमारे पास खनिज नहीं है तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे कैसे लगेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों को, देश के लोगों को, बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार में किस प्रकार की खनिज संपदा उपलब्ध है, ये जानना चाहिए। इससे सब लोगों का मनोबल बढ़े। सबसे पहले आज आप देखिए, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने हम लोग आप यहाँ पर आईटी से जुड़े हुए हैं, जितना भी हमारा डिफेंस का, जितने तरह का विमान देखते हैं, जितने तरह की मिसाइलें देखते हैं, जिसका भी नाम आप सुनते हैं, सब में जो यूज होता है वो है रेयर अर्थ। हम लोग सब जब केमिस्ट्री पढ़ते थे अपने स्कूल में, जो पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं तो 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे जो भविष्य है, अब कोई कोयला का भविष्य नहीं है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, कोई ये पेट्रोलियम का युग नहीं है। क्योंकि आपने सब देखा है कि 2070 तक सब लोगों को कार्बन न्यूट्रल होना है। तो युग किसका है? अब ये जो युग है उसमें जिनके पास इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो बिहार में तो आप देखते हैं कि सूर्य भगवान भी हमारे यहाँ वर्षों तक, महीनों में काफ़ी महीने अपना यहाँ अपनी रोशनी देते हैं, अक्षय ऊर्जा का उससे भी आएगा। तो जो मैं रेयर अर्थ की बात किया तो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका सर्वे की रिपोर्ट है। मैं जो स्टील मिनिस्टर भारत सरकार में था 1 साल के लिए, तो उस समय जो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने जो बिहार में पूरा का पूरा जो सर्वे किया है उसमें बताया गया है कि पूरा जो गया से लेकर करके हमारा पीरपैंती तक का जो हमारा पहाड़ी इलाका है उसके नीचे में इसका बहुत बड़ा भंडार है। आज दुनिया का जो रेयर अर्थ का 80% जो सप्लाई होता है वो चीन से होता है, इसलिए पूरी दुनिया उसी पर आश्रित है। आज भारत में भी हम लोग 5वें स्थान पर है रेयर अर्थ में दुनिया में, 6% हमारे पास जो है वो है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो बिहार में। अब देखिए है क्या, जरा हम लोग का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। कोई चर्चा इसकी नहीं करता। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि एक सर्वे हुआ तो आंध्र प्रदेश में भी रेयर अर्थ पता चला है। अब वहाँ इसको लोग काफ़ी उसको प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अगर नेता को पूछिएगा कि खनिज के नाम पर, कि लोग बालू से आगे बढ़ते नहीं, जबकि अपने पास रेयर अर्थ सबसे अच्छे क्वालिटी का और सबसे अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो आगे जब हमारे पास है उस पर हम लोगों को काम करना होगा और भविष्य बिहार का होगा। सोना आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे तो कोलार फील्ड था कर्नाटका में जहां सोना मिलता था, खुदाई। अब वहां भी खुदाई बंद है। अपने देश में कहीं सोना की खुदाई नहीं चल रही। पूरा देश में जो सर्वे मैंने कहा आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और हमारे एनएमडीसी ने किया, तो ये जान कर करके सब बिहार वासियों को और देशवासियों को प्रसन्नता होगी कि बिहार में एक नहीं 2 जगहों पर सोना का कूद खंडार मिलने की संभावना है। और वो कहाँ है? आप जेठियन आप जानते हैं, जहाँ की गया, नवादा, नालंदा का बॉर्डर मिलता है। आप जमुई जगह का नाम ही सोनो है। इस पर काम करने की है। और देखिए हम लोगों का क्या संकल्प होगा बिहार के लोगों का। कभी भी बिहार पीछे नहीं था। बिहार आप जानते हैं ये सत्ता का केंद्र था। कई 100 वर्षों तक दुनिया में हम लोगों ने शासन किया था, तो बिना संसाधन के। लेकिन आज सब चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं, आगे हम पीछे नहीं रहने वाले। तो आगे क्या होगा? जब सोना है, अगर मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं आगे और मैं मंत्री रह गया होता तब तक काम शुरू हो गया होता। तो जब सोना मिलेगा रॉयल्टी तो आएगी, लेकिन हम सब लोग प्रयास ये करेंगे कि सोना से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं वो बिहार में ही मिलने लगे और बिहार के हमारे साथियों को चाहिए। टंगस्टन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता दूं कि जितने भी तरह की एलिमेंट्स की, मेटल्स की आगे आने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर टेक्नोलॉजी, मतलब सेमी कंडक्टर का पूरा समय आ रहा है, ये सब में उसकी ज़रूरत पड़ेगी और बिहार में ये अकूत मात्रा में। तो मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपना सिर्फ बालू पर मत आश्रित रहिए कि हमारा जो है खनिज है। हमारे पास इस प्रकार के खनिज हैं
और इससे ही हमारे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्राप्त। खेती के बारे में आप जानते हैं कि सबसे अच्छा है, जमीन है, सबसे अच्छी जमीन हमारी है। इस पर आप बहुत पहले भी सुन चुके हैं। अब एक मैं आपको चर्चा कर दूं कि हमारी पार्टी में संगठन का क्या स्वरूप होगा, ये आप जानना चाहिए। तो जो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, प्रदेश स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, जहां नगर निगम है उस स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा और बूथ स्तर। आप सब जानते हैं कि मैं एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैंने उस पार्टी का प्रयास किया था बूथ स्तर पर ले जाने का। तो अब तो चूंकि अपनी पार्टी बनाए हैं तो हम लोग तो इस पार्टी को बूथ स्तर पर पहुंचाएंगे। और जो सदस्यता अभियान, सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? रसीद का। इतने कागज की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा लेंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आज देखिए, जो मोबाइल टेलीफोनी है, मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीज़ों को जो है अपनी बात को कह सकते हैं। ये जरा समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है वो मैं रखा हूँ मिस्ड कॉल के माध्यम से। मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा। नंबर जो है इसका हम लोग आज भी रिलीज करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6677 ये हमारा नंबर है। और इस पर आज हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा सदस्यता। और उसी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है कि कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता तो 25 मेंबर बनाने पड़ते हैं। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को ही हम लोग एक्टिव मेंबर बनाएंगे। जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वही पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो जो मिस्ड कॉल जब करेंगे उसमें उनका लिंक आएगा, लिंक पर वो डिटेल जानेंगे, उससे अपना वो कार्ड भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव मेंबर का है उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव मेंबर बना लेंगे तो उसका भी लिस्ट हमारे पास होगा। तो इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे, जब तक हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उस पर पदाधिकारियों को तब तक मनोनीत करेंगे। जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग उस चीज़ को ये आएंगे। अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, तो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले भी जुड़े रहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। और सब साथियों को हम लोग ने यही अपनी बात को रखा है, समझाया भी और समझते भी हैं कि इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करिए। और आज मैं बता दूं कि अभी हम लोग का गठन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था तो बिहार में आप जान रहे हैं 243 विधानसभा सीटें हैं। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम लोगों ने जो ये दल का निर्माण किया है, इसलिए आखिर देखिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग जब पढ़ते आए उस जमाने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष। और सत्ता में आप क्यों आना चाहते? सत्ता में जब तक आप नहीं आएंगे तो जो आपका विजन है, जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब आप सत्ता में आएंगे, जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, अब आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़ का। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 60,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को।
एक समय था जब देश आज़ाद हुआ था, उसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या स्थिति थी। आप आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है, पूरे देश के लोगों का सोच है कि 2047 में जब 100 साल पूरा हो जाए तो बिहार भी विकसित प्रदेश बने, जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आप सब मीडिया के साथी आप जानते हैं कि अनुमान क्या है कि 2047 तक जो करीब करीब अभी 2 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं, वो 15 से 16 लाख होगा अगले 22 साल में। तो बिहार में जरा सोचिए कि आज हमारा 54,000 से 60,000 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। 30 गुना लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी जब आप निवेश करेंगे किस क्षेत्र में, जितने हमारे जो कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा जो उद्योग के बारे में मैंने चर्चा किया। तो एक बात की मैंने जो चर्चा की थी हाइड्रोजन के शुरू में, तो आपको पता है कि अब जो है आगे जब हाइड्रोजन एक मुख्य स्रोत होगा तो बिहार में जल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा जल का इतना संसाधन है, अक्षय हमारे पर ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन का निर्माण हम लोग कर सकें। अपने यहाँ 2-3 और मुद्दे हैं जिनकी मैं चर्चा करके आपको समाप्त करूँगा। एक, आप सब लोग जगह आज देखते हैं जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र हैं, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग IAS बने। कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है? ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा? मैं देखता हूँ, अभी मैं सवेरे सवेरे में जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर बच्चों को चढ़ाने में। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे तक। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे सब घर चले जाते थे। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जाकर के हाजिरी लगाओ। हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान देना। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग GNU में भी पढ़े, गांव के स्कूल में भी पढ़े। वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, एक मैंने शिक्षा के जानबूझ करके चर्चा की। आप जरा आप इस पर भी देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा लोग किस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि साहब सब जगह जो नशा जो है वो बढ़ गया है। नशा का प्रयोग, बिहार में शराबबंदी लागू है, आप सब जानते हैं। कोई भी यहाँ जो व्यक्ति है किसी प्रकार के नशा के सेवन को प्रश्रय नहीं देना चाहता है, लेकिन आप बात समझिए, बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू हुई है। गांव में पूछ लीजिए, बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज और हुई है कि नशा के जो और भी जो साधन है उसका बच्चे सब आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसका सेवन कर रहे हैं।
तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि भाई एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी की मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान को जो कानून बनाए, कानून के माध्यम से ये संभव नहीं है नशाबंदी को समाप्त करना। तो हमारी पार्टी का जो हमने जो सिद्धांत बनाया उसमें भी रखा है कि हम लोग जिसका जन जागरण का कार्यक्रम चले। आज का क्या है, आज देखिए जो आपका शराबबंदी का है, इस सब के लिए लॉस है। सरकार का कई हजार करोड़ का लॉस है एक्साइज का। आप देखिए कितने लाख ग्रामीण इलाके हैं, उनके बच्चे उनके लोग जो हैं जेल में चले गए, खर्च हुआ ना। तो आप इसमें सुधार की आवश्यकता, और हमने पहले भी कहा है और आज भी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा पूरी गंभीरता के साथ कि भाई एक हाई लेवल की कमेटी गठित किया जाए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहाँ तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज़ और किया जाना चाहिए, जिससे कि भाई जो मनसा है वो भी पूरा हो। और बिहार के बारे में जो इमेज है, कोई आज प्रोग्राम कराने के लिए बिहार में आता नहीं, पूछिए कहाँ तो रांची में आ जाइए, पूछिए कहाँ तो बनारस में आ जाइए। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ आने से घबराएंगे, आप इतने वर्षों में बिहार में कितने होटल बने हैं, आप अगर जाइएगा तो हमारे होटल अलग अलग बने हैं, लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल के बारे में चर्चा करिएगा तो शायद ही कोई बन पाए। तो हम लोग इस प्रकार का देखिए माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई जब लोग बाहर से आएँ तो उनको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे प्रदेश में जा रहा हूँ जहाँ की डर हो। और एक बात को अंत में मैं और कहना चाहूँगा, इसको ज़रा सुनिएगा। अपने प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश काडर में था IAS में, यहाँ जब मैं आया तो यहाँ जो एक नई चीज़ मुझे देखने को मौका मिला, और आज वो बिल्कुल सब जगह देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है, भाई जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं, क्या हो गया है यहाँ बिहार में, FIR कर, कुछ किया पहला काम FIR कर दो। आप जनप्रतिनिधि देखिए कितने हमारे मुखिया हैं, आप कहते हैं आपकी उम्र है आप मुखिया बन गए, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। गलती कोई और करे, जांच में आए तो क्या करना है, अरे वसूली करिए, कार्रवाई करिए, सबसे पहले FIR। किसी और प्रदेश में नहीं है। यहाँ जो है पूरा का पूरा इसका FIR हो गया है, जिसे जितने हमारे जनप्रतिनिधियों का जो एक खौफ सबके मन में। और आप चले जाइए, आप जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल पर जाइए, आपको लेना है निवास प्रमाण पत्र, आपको लेना है जाति प्रमाण पत्र, आपको कराना है म्यूटेशन, आपको लेना है आर्थिक प्रमाण पत्र। क्या स्थिति है। तो हम लोग की सरकार जब बनेगी तो मैं इस बात को कहता हूं कि देखिए आज बिहार की जनता को ब्लॉक और अंचल के दरवाजे पर जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, जब आप घर घर जातीय जनगणना करा के उनको बता सकते हैं, हर एक घर में वोटर ID कार्ड हो सकता है, तो फिर सरकार के जो हमारे कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं हर एक साल के 31 मार्च तक प्रत्येक के लोगों को ये जो जितने तरह के सर्टिफिकेट हैं उनको घर पर पहुंचाना मैंडेटरी किया जाए। तो देखिएगा कि नीचे स्तर पर जिसकी आप चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार का, वो अपने आप खत्म हो जाए। और एक बात और साथियों, आप जानते हैं कि मैं जब संगठन चलाता हूं तो मैं प्रकोष्ठ पर बड़ा ध्यान देता हूं, क्योंकि समाज के जितने, आप बिहार में भी जातीय जनगणना हुई, 215 जातियों की गणना हुई। हालांकि अगर आप देखिएगा तो एक जगह बनिया लिखा हुआ है, उसमें 19 जातियां हैं। तो जो 19 जातियां उनके अलग से तो गणना नहीं आपने किया, बनिया में डाल दिया, फिर अलग से और समाज को डाल दिया। लेकिन मैं उसको ही लेकर चलिए तो आपको जरा जान करके आश्चर्य भी होगा, पीड़ा भी होगी कि सिर्फ अपने बिहार में 25 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से ज़्यादा है। बाकी 190 जो जातियां हैं उनकी आबादी 1% से कम है। 100 से भी 2 जाति की आबादी कम है। अगर आप देखिएगा 10,000 तो 75 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस बात की? क्योंकि जितने भी दल हैं अपने संगठन में स्थान देने में, टिकट देने में किनका ख्याल करते हैं? जिनको लगता है कि भाई इनकी, तो हम लोग इन्होंने निर्णय लिया है तो चूंकि हमारी जो पार्टी होगी इसका एक होगा सर्वसमावेशी
और सर्वस्पर्शी। तो हम अपना जो प्रकोष्ठ बनाएंगे इसकी संख्या 64 से 65 हो, और इसमें इस तरह के जो हमारे आबादी के लोग हैं, जिनकी 5 लाख से कम आबादी है, जिनकी 10 लाख से कम आबादी है, जिनकी 1% से कम आबादी है, इनके लिए भी अच्छे अच्छे नाम जोड़ करके उनको भी हम लोग जोड़ेंगे, जिससे कि सब लोगों को लगे कि भाई ये पार्टी में सबका क्यों। 1 मिनट अभी रुक जाइए। देखिए बिहार क्या है, बिहार जो है भाई गणतंत्र की जननी, हमारा पूरा का पूरा जो लिच्छवी का यहाँ है भाई, दुनिया में 2 ही गणतंत्र क्लेम किया जाता है, एक हमारा वैशाली का और दूसरा यूनान का। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो हमारा गणतंत्र है वो सबसे पुराना है। तो जिस समय राजतंत्र की चर्चा होती थी, हमारे बिहार के लोग कितने प्रबुद्ध थे कि उस समय गणतंत्र लोगों ने स्थापित किया। सोच देखिए हमारे बिहार के लोगों को। तो भाई हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो बिहार को लोग किस नज़र से आज देखते हैं कि बिहार तो मजदूरों की मंडी हो गई, बाहर हमारे लोग को भटकना पड़ता है, जितने तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्रदेश में जाता है तो देखता है कि सर बहुत अच्छा बना। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी तो है एक किसी की तो विजन की है, एक सोच की। तो हम सब लोग मिल कर करके एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो बिहार का सब लोग बोलेंगे गौरवशाली इतिहास। इतिहास तो था ही गौरवशाली। बताइए कौन सा ऐसा देश है जी, प्रदेश है, जहाँ 1 नहीं 4 उस जमाने में विश्वविद्यालय रहे। लेकिन आज क्या होता है, हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जगहों पर जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे पास जो अभी सब कमी दिख रही है, इसको दुरुस्त करना होगा। और ये दुरुस्त करने के लिए पॉलिटिकल विल, पावर विल जो आपका होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और सबको साथ लेकर के चलनी। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, अगर मैं बता दूं, हम लोग की राजनीति पूरी सकारात्मक होगी। बिहार के जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी भी दल के हुए हैं, सबने बिहार के लिए काम किया है और सबको हम धन्यवाद भी देते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है, सबको अपना अपना अवसर मिला, सबने काम किया, और हम लोगों को जिनकी जिनकी जो अच्छाई है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ने का था। तो साथियों, आज चूंकि दिवाली का दिन है, मुझे भी और कई जगह जाना है, आप लोगों को भी जाना है, और ये चूंकि आज पार्टी की घोषणा करनी थी तो हमने आज आपको कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे, और आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी परीक्षा होंगे, सबका जवाब देंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद।